Hello everyone, I hope that you are all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. ओके, आई होप दैट आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है. अच्छी चलना चाहिए बिकॉज टाइम कम है. सो टाइम ज़ाया नहीं कर सकते आप. टाइम ख़राब मत करिए. ओके, फोकस से पढ़िए. 8 घंटे पढ़ो या 6 घंटे पढ़ो, बट ऑलवेज मेक श्योर दैट आपका कॉन्सेंट्रेशन किताब पे है, आपका कॉन्सेंट्रेशन वर्ड्स पे है. ओके, अल्फाजों पे अच्छे से ध्यान दीजिए, इंटरप्रिटेशन उसका अच्छे से करिए. और नहीं, बैक एंड में आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप क्या क्या पढ़ते जा रहे हैं वो आपके अंदर वह रोल होना है. ओके, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन. अगर आप सिर्फ पढ़ लिए फिर बाद में फिर पढ़ते जा रहे हैं और पीछे से लिंक आपको नहीं मिल रहा, इसका मतलब क्या है? आप सबकॉन्शियस माइंड में आपका वो डेटा नहीं जा रहा है. आपका जब डेटा सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाता है तो आप याद रखिए आपका फोकस डिस्ट्रैक्टेड है. दैट्स वाई यू आर नॉट एबल टू डू इट प्रॉपरली. तो हमेशा याद रख लिए फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्सेंट्रेशन इज 100% इंपॉर्टेंट. जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो उस हिसाब से प्रिपेयर करिए, आपके लिए अच्छा होगा. आज का टॉपिक बहुत अच्छा है. ओके, एग्रीकल्चर रिलेटेड है. जब भी एग्रीकल्चर रिलेटेड है अगर कोई टॉपिक आएगा यू शुड बी हैप्पी बिकॉज डेटा अपने को अच्छे से मिल जाता है और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं बहुत इजीली कर सकते हैं अपन एग्जामिनेशन में. सो आज के अपन एडिटोरियल में पढ़ेंगे ओके एग्रीकल्चर क्रेडिट के बारे में. ओके, मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर है ये. डाटा ऑफ रूरल इकोनॉमी किस तरह से चल रही है, एग्रीकल्चर की डिपेंडेंसी कितनी है, और मैक्सिमम ये है क्रेडिट रिलेटेड. व्हाट इज इट? इट इज़ क्रेडिट रिलेटेड. रिमेंबर दिस पॉइंट. अभी थोड़ा बहुत अपन बेसिक्स कर लेंगे यहाँ पे. ओके, सो यू हैव टू सी दिस वन फॉर श्योर. जस्ट अ सेकेंड, वी विल ऐड. यहाँ पे देखिए आप. ओके, डोंट सी एनी ऑफ द थिंग्स बट जस्ट सी व्हाट आई एम राइटिंग ऑन द स्लाइड. आपको यही देखना है, कुछ और मत देखिए. ओके, सो वेन एवर वी डू एग्रीकल्चर जब भी हम करते हैं थोड़े बहुत इनपुट्स रखते हैं अपने लिए राइट. तो लैंड होना चाहिए ऑब्वियसली, विदाउट उसके कर नहीं सकते. लेबर होना चाहिए, लेबर के बिना कर नहीं सकते. कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल से हम खरीदेंगे, सीड्स खरीदेंगे, हम फर्टिलाइजर्स खरीदेंगे, हम खरीदेंगे पेस्टिसाइड्स खरीदेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी बिल बोरवेल का बनेंगे राइट. अराउंड इरीगेशन भी करना है, पंप सेट चलाना है, बोर चलाना है राइट. तो ये पूरे कैपिटल से खरीदेंगे. और जो फार्मर है उनको बोलेंगे अपन एंटरप्रेन्योर. ऑलवेज रिमेंबर एग्रीकल्चर एक बिजनेस है. एग्रीकल्चर एक बिजनेस है जो कि प्रोडक्शन होता है और वो बेचा जाता है. प्रोडक्शन जस्ट लाइक मैन्युफैक्चरिंग जिसमें बादाम मिल्क प्रोड्यूस होता है, चॉकलेट्स प्रोड्यूस होते हैं और वो बेचे जाते हैं. सो एग्री बिजनेस बोलते हैं एक्चुअली. एग्रीकल्चर सेक्टर को एग्री बिजनेस भी बोलते हैं बिकॉज ये एक बिजनेस मॉडल ही है, बट हम इस तरीके से नहीं बोलते, बट एक्चुअली इन ट्रू सेंस ये एक बिजनेस ही है. ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे. सो रिमेंबर वन पॉइंट हियर, एग्रीकल्चर क्रेडिट का मतलब क्या है? किसी को पैसे देना. अगर आप किसी को पैसे देंगे ओके तो उनके अकाउंट में कैसा मैसेज आएगा? योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, राइट और रॉन्ग? यस, क्रेडिट है किसी को पैसे देना. ऑब्वियसली क्रेडिट का हमेशा मतलब है ओके हमारे जो इकोनॉमी में क्रेडिट का मतलब होगा लोन, क्रेडिट का मतलब होगा व्हाट? फाइनेंस. इस तरीके से हम क्रेडिट को जनरली यूजुअली हम डिनोट करते हैं. ओके, और एनी एडवांसेस कोई अपने को पैसे उधार दिए, कोई अपने को पैसे लोन में दिए, ऑल ऑफ दीज आर ए फॉर्म ऑफ व्हाट? बोरोड. ऑल ऑफ दीज आर ए फॉर्म ऑफ व्हाट? बोरोइंग. ठीक है, सो लोन बोलो, आप फाइनेंस बोलो, एडवांसेस बोलो. ठीक है, और इसके ऊपर ही ये पूरे बैंक से मिलते हैं. और एंड वी हैव टू गिव बैंक इज गिविंग अस लोन्स एक्सेट्रा सो एंड सो फोर्थ. सो बैंक को अपने को क्या देना पड़ता? अपने को बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता. ये उनका फायदा है, ये उनका प्रॉफिट है. ठीक है, सो क्रेडिट का मतलब भी आप समझ गए राइट. तो ये जो क्रेडिट है जनरली ओके एग्रीकल्चर में एलाइड सेक्टर्स भी हैं. एलाइड सेक्टर्स इन द सेंस है, एक तो क्रॉपिंग सेक्टर है जो कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन, राइस, व्हीट एक्सेट्रा ये प्रोड्यूस करते हैं. एक तो है हार्टिकल्चर सेक्टर है जिसमें फ्रूट्स एंड फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं. एक डेयरी है, एक पोल्ट्री है राइट अराउंड, ये एनिमल हस्बेंड्री में भी आते हैं राइट. और एक फिशरी है. तो एग्रीकल्चर का जितना भी लोन गवर्नमेंट दे रही है मेजरली द लोन इज गोइंग टुवर्ड्स व्हाट? क्रॉपिंग सेक्टर को जा रहा है. किसको जा रहा है? क्रॉपिंग सेक्टर को जा रहा है. बट अभी के अपने पास जो डेटा है वो डेटा जब हम एनालाइज करेंगे ये आपको मालूम होगा कि इसके अलावा भी गवर्नमेंट के पास ये बहुत सारी जिम्मेदारी है कि ये सेक्टर्स को ही प्रमोट करें, क्योंकि क्रेडिट का प्रोफाइल चेंज हो रहा है, एग्रीकल्चर का रूरल इकोनॉमी का प्रोफाइल चेंज हो रहा है. वो प्रोफाइल क्या है? आई विल जस्ट टेल यू. ठीक है, सो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दिया. लेट अस गो अहेड ओके एंड सी इन ए प्रॉपर वे. ओके, एट द स्टार्ट ऑफ मिलेनियम, जब 2000 सेंचुरी जब शुरू हुई थी, एट द स्टार्ट ऑफ मिलेनियम
अचीविंग ए डिसबर्समेंट टारगेट ऑफ 64,000 करोड़ एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए 64,000 करोड़ भी बहुत बड़े दिखते थे 2001, 2, 3 में। 2000 मिलियनियम स्टार्ट हुए जब। ओके ओके एंड इतना भी देना एग्रीकल्चर सेक्टर को बैंक्स के लिए बहुत बड़ा टास्क था। पैसे उतने थे नहीं, इकोनॉमी उतनी बड़ी थी नहीं, तो एग्रीकल्चर को उतना भी देना बहुत बड़ा टास्क था। अभी अगर अपन 2022 और 2021 और 2020 में देखें, ओके, एग्रीकल्चर का जो क्रेडिट का टारगेट है, एग्रीकल्चर का जो जितना गवर्नमेंट पैसा लगाना चाहती है एग्रीकल्चर में, वो 15 लाख करोड़ है। सो समझ सकते हैं आप कि 2000 से लेके 2020 तक, ओके, 64,000 करोड़ हैज़ बिकम हाउ मच, 15 लाख करोड़। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जीडीपी कितना बड़ी होंगी और एग्रीकल्चर को कितना पैसा लग भी रहा है। ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ एग्रीकल्चर का जो क्रेडिट डिसबर्समेंट है has grown at a decent pace only in the last 5 to 6 years। एग्रीकल्चर का जो क्रेडिट दे रहे हैं गवर्नमेंट, वो थोड़ा ऊपर जा रहा है। ओके, बिकॉज एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, आरबीआई एक है, ओके, नाबार्ड एक है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कमर्शियल रहो, कोऑपरेटिव रहो, रीजनल रूरल बैंक्स रहो, इतने अच्छे से अपने इंडिया में एस्टेब्लिश हो चुके हैं ये पूरे बैंक्स कि अभी ये इतने स्ट्रीमलाइन हो गए हैं कि जो भी टारगेट इनको दिया जा रहा है वो इफेक्टिवली वो टारगेट पूरा कर रहे हैं और उतने लोन्स एग्रीकल्चर सेक्टर को दे सक रहे हैं। ओके, बिकॉज ऑफ ए रोबस्ट बैंकिंग स्ट्रक्चर दैट वी हैव गॉट। एंड ये पूरे बैंक्स रहो, आपको पता है ये नाबार्ड आरबीआई 1935, नाबार्ड 1982, ओके, और नेशनलाइजेशन हम बैंक्स हुआ है, ओके, 1969 में एक बार हुआ है, 14 बैंक्स गॉट नेशनलाइज, 1918 में हुआ है, 6 बैंक्स गॉट नेशनलाइज, ओके, और बहुत सारे कमर्शियल फॉरेन बैंक्स को भी हम लाइसेंस दिए हैं। रिसेंटली पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ये सब बैंक्स भी आए हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी है, रीजनल स्पेसिफिक बैंक्स भी है, रीजनल रूरल बैंक। तो देखिए आप, ये जो पूरे जो बैंकिंग सिस्टम है ना, ये अच्छे से इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत अच्छे से हम एस्टेब्लिश कर दिए हैं। और जब भी गवर्नमेंट इतना पैसा एग्रीकल्चर में लगाना चाहिए तो वो डेफिनेटली उतना डिसबर्स होता है। ओके, सो एग्रीकल्चर को एक्चुअली में पैसा मिल रहा है, ठीक है, ये बात याद रखिए। तो पहला पॉइंट अपन क्या पढ़े, एग्रीकल्चर को जितना डिसबर्समेंट करते थे वो बहुत बड़ा, 64,000 करोड़ का, हाँ 15 लाख करोड़ का, उतना बड़ा, ठीक है। और एग्रीकल्चर क्रेडिट का डिसबर्समेंट लास्ट 5 से 6 साल में थोड़ा सा बड़ा है। और ये सब चेंज क्यों आया है, बिकॉज हमारा जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है बहुत रोबस्ट है, बहुत अच्छे से इंट्रिकेटली इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट Situation Assessment Survey of Agriculture Household which was done by National Sample Survey Organization। ये गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, सर्वे करने का इनका ऑब्जेक्टिव है। तो इनके हिसाब से जब वो एग्रीकल्चर के हाउस होल्ड्स जो भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, सो फैमिलीज है ना, उनके जब ये सर्वे करे हैं उनको ये पता चला 37 हाउस होल्ड की इनकम आ रही है उनके क्रॉप प्रोडक्शन से, 63 इनकम उनके पास आ रही है नॉन क्रॉप प्रोडक्शन से। तो क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब क्या है, फूड ग्रेन्स ग्रो करना, वीट ग्रो करना, राइस ग्रो करना, ओके, बार्ली ग्रोस करना, ये फूड ग्रेन प्रोड्यूस करना, पल्सेस ग्रो करना, सो एंड सो फोर्थ। 63% है, आप ये समझ सकते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री हो सकता, इसमें डेयरी हो सकता, ठीक है, यू कैन, इसमें फिशरी भी हो सकता, एक्सेट्रा। तो जब भी रूरल एरिया में, ओके, अगर ये एनएसएसओ वाले जब जाके पूछे एक फैमिली, मिस्टर एक्स की फैमिली को पूछे, सर आपका पैसा, आपका जो भी इनकम है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो ये मिस्टर एक्स बोले कि मेरा 37 रुपीज़, मेरे 100 रुपये में से 37 रुपीज़ मुझे आ रहे हैं मेरी एग्रीकल्चर लैंड में जो मैं क्रॉप्स ग्रो कर रहा हूँ, और 63 मुझे इनकम आ रही है, 63 रुपीज़ मुझे आ रहे हैं, ओके, कि मैं डेयरी का काम भी करता हूँ, मैं दूध भी निकाल के बेचता हूँ, राइट। सो देखिए आप, जब ये हाउस होल्ड की इनकम यहाँ से कम, एग्रीकल्चर के फूड ग्रेन सेक्टर से कम, और नॉन क्रॉप वीट राइस कुछ छोड़ के दूसरी तरफ से आ रही हैं, तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, एग्रीकल्चर क्रेडिट की जो स्कीम्स है ना, मोस्टली दे आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन हियर। ओके, तो यही बात हो रही है आर्टिकल में कि जब रूरल इकोनॉमी में, रूरल हाउस होल्ड्स में जब इनकम का प्रोफाइल ही चेंज हो गया, जहाँ से ज़्यादा आना था वहाँ से कम आ रहे हैं, जहाँ से नहीं आना था वहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं। मगर गवर्नमेंट की स्कीम्स किसके पास है, जहाँ से कम आ रहा है पैसा वहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स चला रही है। ओके, अगर जहाँ से ज़्यादा पैसा वो लोग को आ रहा है, अगर वहाँ पे स्कीम्स चलाती थी, लोन देने के स्कीम्स, तो और रूरल हाउस होल्ड्स को फ़ायदा भी होता था और डबलिंग ऑफ फार्म इनकम बाई 2022 भी अचीव कर सकते थे, ठीक है। तो यही पूरा मुद्दा है आर्टिकल का कि जहां पे जरूरत है लोन की वहां पे देना बहुत जरूरी है।
ओके, रेदर दैन कि ट्रेडिशनली एग्रीकल्चर सेक्टर में दे दो, क्रॉप प्रोडक्शन में ही दे दो, वीट के लिए दे दो, राइस के लिए दे दो। अभी थोड़ा बहुत चेंज करना ज़रूरी है। एग्रीकल्चर क्रेडिट, एग्रीकल्चर लोन देने का जो डिसबर्समेंट है चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी इनकम लोगों को उस तरीके से नहीं आ रही है जिस तरीके से पहले सोचते थे। गॉन आर द डेज, यहाँ पे देखिए, व्हेन रूरल एंड एग्रीकल्चर वेंट इन हैंड इन हैंड। ये ज़माना चले गया जब रूरल इंडिया को हम एग्रीकल्चर ही बोलते थे, कोई भी गांव बोले कि खेती बाड़ी बोलते थे। अब ये ज़माना चले गया, क्योंकि उनकी इनकम आ ही नहीं रही है जितनी आना है, 37% ही आ रही है एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो गॉन आर द डेज। तो अभी गवर्नमेंट की जो लोन डिसबर्समेंट की स्ट्रैटेजी है उसमें भी बदलाव आना ज़रूरी है, ठीक है। चेंजिंग प्रोफाइल again and changing profile of the rural economy should also change what agriculture credit also. Okay, nature of requirements देखना पड़ेगा अपने को। ओके, मैकेनिक्स ऑफ लेंडिंग, मैकेनिक्स ऑफ लेंडिंग मीन्स अगर गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक सेक्टर को प्रमोट कर रही है, मैकेनिक्स का मतलब है अच्छा क्या हो सकता, इसमें से चैलेंजेस क्या होंगे, ओके, क्या प्रॉब्लम्स आएंगे लेंड करने के लिए, एक्सेट्रा। गवर्नमेंट को ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मैकेनिक्स। ओके, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स, राइट। और कोलेट्रल क्या हो सकते हैं। चलो, एग्रीकल्चर में जब हम एग्रीकल्चर के जब फाइन एग्रीकल्चर का मिस्टर एक्स वांट टू टेक ए लोन फ्रॉम एसबीआई, तो वो उनका खेत का लैंड है ना, खेत की जो भी ज़मीन है वो कोलेट्रल में देते थे, ठीक है, ये तो सही है। बट अभी लोन है डायरेक्ट करना है टुवर्ड्स व्हाट, अपार्ट फ्रॉम क्रॉपिंग सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, ओके, और एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी है, पोल्ट्री। अब यहाँ पे देने के लिए अब कोलेट्रल क्या रहेगा, क्या आप गाय को या भैंस को या आप शीप को या गोट को उनको रखेंगे क्या कोलेट्रल में। तो गवर्नमेंट के पास, ओके, जब प्रोफाइल तो चेंज हो गया, लोगों को इनकम ज़्यादा से ज़्यादा नॉन क्रॉप सेक्टर से आ रही है, ओके, नॉन क्रॉप सेक्टर से आ रहे हैं, तो कोलेट्रल अब रखेंगे क्या। तो ये भी देखना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहेंगे नॉन क्रॉप सेक्टर के। मैकेनिक्स ऑफ लेंडिंग, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, किस तरीके से हम डिसबर्स कर सकते हैं, क्या थीम रहेंगी डिसबर्समेंट की, क्या स्कीम रहेंगी डिसबर्समेंट में की, और कितना इफेक्टिव वो काम करेंगी, ये सब का दिस इज ऑल क्लब्ड अंडर व्हाट, मैकेनिक्स में। और कोलेट्रल क्या हो सकता। द अप्रोच इटसेल्फ परहैप्स कॉल फॉर ए हार्ड ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन फिर से पूरा ओवरऑल देखना पड़ेगा एग्रीकल्चर सेक्टर को, जहाँ पे ज़्यादा लोग को इनकम आ रही है वहाँ पे ज़्यादा डेवलप करना, वहाँ पे ज़्यादा लोन असिस्टेंस देना गवर्नमेंट का काम है। उसके लिए ये तीनों की स्टडी बहुत ज़रूरी है, ये करना पड़ेगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या है, नंबर 1, तो आप एग्जाम में लिखेंगे एग्रीकल्चर क्रेडिट इज वेरी डिस्टॉर्टेड एंड नॉट गेटिंग प्रॉपर प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिवनेस इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अगर ऐसा आया तो आप लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे आपका आंसर। ये पैराग्राफ लिखने के बाद में आप ये लिखेंगे, ओके, चेंज हुआ स्ट्रक्चर। फिर आप ये लिखेंगे चेंज होना है तो फिर रिक्वायरमेंट्स और पैरामीटर्स भी चेंज होंगे, तो ये पैरामीटर्स पे काम करना पड़ेगा, ये लिखेंगे। तो पहला जो चैलेंज है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। एज आई हैव टोल्ड यू दैट इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का मतलब क्या है, आप ये याद रखिए। एसबीआई क्या है, एसबीआई ये कमर्शियल बैंक है। मतलब क्या, कमर्शियल बैंक का मतलब क्या है, ये कभी भी लेंड करेगा पैसे, किसी को लोन देगा तो प्रॉफिट पे ही देगा, मगर कभी लॉस पे नहीं देगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी नहीं देगा, ओके, प्रॉफिट पे ही देगा। मीन्स अगर एसबीआई शुजात सर को, ओके, 1 करोड़ का अगर लोन दी है तो मेरे पे इंटरेस्ट डाल के ये लेंगे, 1 करोड़ 20 लाख रुपए मेरे पास से लेंगे, तो ये 20 लाख उनका प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं कि 1 करोड़ मुझे दिए तो 1 करोड़ ही लेंगे। ये अगर ये सिचुएशन को हम बोलेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये एक्चुअली ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल पे कोऑपरेटिव बैंक्स काम करते हैं, ओके। बट अपने जो एसबीआई एंड ऑल है, ये कमर्शियल बैंक से, ये डेफिनेटली अपने से पैसा ज़्यादा लेंगे, ठीक है। नाउ समझो, शुजात सर के पास एक एग्रीकल्चर लैंड है, उनको ग्रो करना है, क्रॉप्स ग्रो करना है, बट पैसे नहीं हैं, तो मैं जाऊंगा एसबीआई बैंक के पास, सर मुझे मेरे पास ज़मीन है, ज़मीन के कागज़ आप रखिए, मुझे लोन दीजिए, तो मुझे 5 लाख का लोन मिलेगा। तो एसबीआई बोलेंगे कि 5 लाख का लोन हमारा तो 10% मिनिमम इंटरेस्ट रेट है, ओके, 10% इंटरेस्ट रेट है, उससे कम तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मेरा तो मेरा कमर्शियल बैंक है, बगैर प्रॉफिट के तो मैं काम नहीं करूँगा। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा दिखता, क्योंकि जो मैं प्रोडक्शन करके बेचूंगा, ये 10% इंटरेस्ट रेट जो भी 5 लाख, समझो 5 लाख 30,000 रुपये आएंगे मुझे, तो 30,000 में से 10% तो चले जाएंगे इसके इंटरेस्ट में ही, तो मेरे पास हार्डली कुछ मेरे पास बचेगा। तो इंटरेस्ट ज़्यादा रहने की वजह से गवर्नमेंट क्या करी है, ठीक है, गवर्नमेंट बोली एसबीआई को आप 10% में मत दो, आप शुजात सर को क्या करो 5% में दो। आपका कितना प्रॉफिट है, 10% आपका कमर्शियल
प्रॉफिट होने के लिए 10% आप चार्ज करना है, ये 5% हम बनेंगे, ये 5% गवर्नमेंट विल पे ऑन बिहाफ ऑफ मी। तो 5% मैं बनूंगा, 5% गवर्नमेंट एसबीआई को देंगी, तो एसबीआई को मिलेगा 10%, उनका कमर्शियल जो भी प्रॉफिट है वो आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट सबवेंशन। सबवेंशन का मतलब है जितना एक्चुअली आपको चार्ज करना है उससे कम चार्ज कर रहे हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट सबवेंशन। ओके, सो बेसिकली इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्यों लाते हैं? द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फार्मर एक्सेस टू एफोर्डेबल क्रेडिट। ऑब्वियसली सस्ते में मिलेगा लोन तो एफोर्डेबल ही होगा क्रेडिट। स्कीम जो भी अभी प्रेजेंट स्कीम है करंटली हैज़ लिमिटेशंस। ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम जो है, ओके, इट हैज़ लिमिटेशंस इन डायरेक्टिंग क्रेडिट टू ए पर्टिकुलर क्रॉप और ए रीजन, पर्टिकुलर क्रॉप और ए रीजन। ये जो स्कीम है पूरों पे अप्लीकेबल है, एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, एक पर्टिकुलर रीजन के लिए इस तरीके से स्पेसिफिसिटी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जिसको देना है उसको इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं मिल रहा है, जिसको नहीं देना है वो क्रॉप के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा है। तो ये थोड़े लिमिटेशंस है ये पर्टिकुलर स्कीम में। अभी बिकॉज ऑफ डेटा बेस्ड टेक्नोलॉजी आने की वजह से, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज आने की वजह से उनका भी सर्वे चल रहा है, उन्होंने भी मार्केट रिसर्च कर रहे हैं। सो दे अंडरस्टूड, दीज कंपनीज हैज अंडरस्टूड दैट फार्मर्स आर इन्वेस्टिंग मोर इन व्हाट, हॉर्टिकल्चर, फ्लावर्स में, ओके, और कॉफ़ी में, इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्रॉप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये पॉसिबल हो गया कि आगे जाके नीड बेस्ड अप्रोच पे लोन्स दिए जाएंगे, क्योंकि मेरी लैंड होगी तो नीड बेस्ड चाहिए, नीड बेस्ड चाहिए। गवर्नमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम अगर राइस पे, वीट पे दी, अगर मुझे तो ग्रो ही नहीं करना है, मुझे करना है फ्लावर ग्रो करना है। जैसे कि हमारे तेलंगाना में बथुकम्मा फेस्टिवल होता तो हम तांगेडू जो भी है फ्लावर्स, ये बहुत बिकते हैं यहाँ पे, इनका बहुत सेल होता है क्योंकि हमारा फ्लावर है ये, ठीक है, बहुत स्टेट फेस्टिवल का सबसे इंपॉर्टेंट फ्लावर है, फ्लावर फेस्टिवल है हमारा ये बथुकम्मा, राइट। तो फिर ये जो है मैं ये ग्रो करना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं ग्रो करना चाह रहा हूँ, तो मेरे नीड मेरा क्या है, ये है, मगर इसके लिए मुझे इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम नहीं मिलेगी, तो मुझे कमर्शियल एसबीआई का 10% देना पड़ेगा यहाँ पे। अगर मैं राइस वीट ग्रो करूंगा तो मुझे इस पे इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, इस पे मुझे 5%। तो आगे जाके, अभी तो ये स्कीम में लिमिटेशन है, आगे जाके डेटा आने के बाद, हाउस होल्ड सर्वे करने के बाद, अम्मा आप क्या ग्रो करते हैं, क्या ग्रो करते, जनरली पूरे हाउस होल्ड से पूछने के बाद में, डेटा को एनालाइज करने के बाद में नीड बेस्ड अप्रोच पे लोन डिसबर्समेंट किया जाना चाहिए। दिस इज व्हाट आर्टिकल इज सेइंग विद रिगार्ड टू दी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। ये एग्रीकल्चर क्रेडिट के रिलेटेड ही बात करते हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जनरली में बात नहीं करते हैं। जब क्रेडिट होता, जब लोन होता एग्रीकल्चर को देना है, तो ही ये पैरामीटर अपन बात करते हैं, न तो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। जो भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है आप एक फार्मर है, मैं एक फार्मर हूँ, इस तरीके से 4-5 फार्मर है, हम पूरे लोग इकट्ठा हुए और हमारे पूरे जो भी प्रोडक्ट्स हैं ना हम एक ही साथ बेच रहे हैं, हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं एक ही साथ बेच रहे हैं, ये क्या है? फार्मर प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो ऑर्गेनाइजेशन, तो इकट्ठा बेच रहे हैं। ओके, एफपीओस आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ सबवेंटेड क्रेडिट। देखिए अब ये एक नया है कि जब गवर्नमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन देंगी वो इंडिविजुअल फार्मर को देंगी, बट आजकल तो ये एफपीओस आर बूमिंग है, हर जगह पूरे कलेक्टिवली बेच रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज, किसी के पास पानी है, किसी के पास फर्टाइल लैंड है, तो सब मिलके आके एग्रीकल्चर कर रहे हैं, मगर आप स्कीम की बेनिफिट उनको दे नहीं रहे हैं, ठीक है। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ सबवेंटेड क्रेडिट, इसको भी देखना चाहिए, बट दे कंस्टिट्यूट ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वैल्यू चेन, ओके, इन फाइनेंस। वैल्यू चेन का मतलब है जब भी फाइनेंस मिलता है गवर्नमेंट बैंक से रहो या कमर्शियल बैंक से रहो, उसको हम अच्छी तरीके से वैल्यू देके उसको फेरते रहेंगे, ओके, हम उसको रीपे करते रहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू चेन। तो जो भी वैल्यू है चेन है, जहाँ जहाँ भी इंडिविजुअल को दे रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, वेयर हाउस वालों को दे रहे हैं, गोडाउन वालों को दे रहे हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज वालों को लोन दे रहे हैं, ये पूरे चेन में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चेन है। अगर आप इनको भी पैसा देंगे तो आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। फर्दरमोस्ट, एफपीओस आर जनरली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ इतने ही रहते हैं, ये पूरे मिलके 10 एकड़ इतना बना के एग्रीकल्चर करते हैं, ओके। सो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जनरली व्हाट, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, और इस वजह से इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम इनके ऊपर लागू भी कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्मॉलर मार्जिनल फार्मर ही होते हैं, तो इनको ये स्कीम एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, एंड इट विल हेल्प देम टू प्रोवाइड चीपर लोन्स मिल सकेगा किसी को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, राइट।
ओके, ड्यूअल इम्पैक्ट होगा। एक तो प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रेडिट बढ़ जाएगी, जो भी लोन लेंगे वो लोन को 10 लोग मिलके अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। समझो मैं आपको 10,000 रुपये दिया, 10,000 रुपये दे के मैं आपको बोला कि चलो भाई आप फेस्ट करो उस कॉलेज का, तो आप किसी भी तरीके से यूज़ करेंगे। अगर मैं आपके साथ और 4-5 दोस्तों को आपके नॉमिनेट करा, तो आप किस तरीके से 5 लोग मिलके 10,000 रुपये जब आप स्पेंड कर रहे हैं, 10 रुपये भी देखेंगे कि कहाँ पे जा रहे हैं, राइट। तो जब कलेक्टिवली आप आते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती है और आप सेविंग ज़्यादा करते हैं। सो ऑब्वियसली फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जब साथ आ रहे हैं तो जो भी क्रेडिट गवर्नमेंट से मिलता है उनको वो बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी में यूज़ करेंगे, मैकेनाइजेशन में यूज़ करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे। डायरेक्ट द क्रेडिट फ्लो टू द डिजायर्ड आउटकम, सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे जाएगा। ओके, लोन जहाँ पे चाहिए वहाँ पे जाएगा। ओके, रिसेंटली बजट 2022 में एग्रीटेक फंड is announced, okay, which is very much needed at this point of time। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है, सेंसर्स लगाना है या ड्रोन लगाना है, ओके, बोरवेल है या कुछ भी रहो, थ्रेशर्स है, कुछ भी रहो, तो एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी बढ़ाना है। अगर टेक्नोलॉजी आने से प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। जब टेक्नोलॉजी आना है तो डेफिनेटली क्रेडिट होना है। बिना पैसों के आप टेक्नोलॉजी कैसा खरीदेंगे, अब बिना पैसों के टेक्नोलॉजी कैसा आप इनोवेट करेंगे। तो क्रेडिट एग्रीकल्चर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर्स को है, जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है उनको पैसे देना ज़रूरी है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर के नीड के हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलप करें और फार्मर को दिए। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट यहाँ पे भी डेबिट करना है, एग्रीकल्चर क्रेडिट एफपीओ को भी देना है, एग्रीकल्चर क्रेडिट का जो भी है फार्म सेक्टर को छोड़ के भी नॉन फार्म सेक्टर को भी देना है। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू से यू डैट कि एक अलग अप्रोच होना चाहिए अभी, क्योंकि रूरल इकोनॉमी पूरी चेंज होने की वजह से आप सिर्फ फूड ग्रेन को नहीं दे सकते लोन, ये पूरे एस्पेक्ट्स में भी लोन देना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट है हार्टिकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट इज कॉल्ड एज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का आजकल इंक्रीज डिमांड है, आपको मालूम है, शादी बारात बैंड बाजा आपको चाहिए, कैसे कैसे फूल तो चाहिए। ओके, करंट एग्रीकल्चर सिस्टम जो भी है वो फूड ग्रेन में देगा। ओके, करंट एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम जो भी लोन मिलेंगे एग्रीकल्चर में वो राइस व्हीट के ऊपर देंगे। अभी समझो सर क्यों उस पर देंगे, क्यों फ्लावर और फ्रूट पे नहीं देंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा मैं यहाँ पे, क्यों नहीं देंगे बोल तो राइस व्हीट पे ऑलमोस्ट लाइक 22 क्रॉप से एमएसपी अनाउंस करेंगे। ओके, गवर्नमेंट जब फार्मर ये ग्रो करेगा, एमएस राइस व्हीट ग्रो करेगा, तो उसको तो शॉर्ट एमएसपी पे उसका पूरा बिक्री हो जाएगी, तो ये इजीली ही कैन पे टू द बैंक। तो बैंक जनरली देगा भी लोन फूड ग्रेन पे ही देगा, राइस व्हीट पे, क्योंकि एमएसपी गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, वो उसको फायदा होगा, वो बनेगा, राइट। हॉर्टिकल्चर सेक्टर पे नहीं है एमएसपी। ओके, हॉर्टिकल्चर सेक्टर पे एमएसपी नहीं लेने की वजह से बैंक्स भी कतराते हैं, देना नहीं देना लोन्स लाइक दैट। ओके, बट बहरहाल 2012 तक मैक्सिमम क्रेडिट फूड ग्रेन प्रोडक्शन में जा रहा था, क्योंकि फूड ग्रेन का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर सेक्टर में। अभी 2012 के बाद में अभी 100 एकड़ लैंड है, तो 2012 तक 100 एकड़ लैंड है, तो 70 से 80 एकड़ फूड ग्रेन प्रोडक्शन होता था। 2012 के बाद स्लोली फूड ग्रेन प्रोडक्शन कम होते 37% तक आ गया। ठीक है, तो अभी तो ज़रूरत नहीं है ना, अगर अभी तो स्कीम्स और क्रेडिट जो भी देने वाले, लोन देने वाले, आप क्यों देंगे एमएसपी व्हाइट राइस पे क्यों देंगे? जब लोग वो कर ही नहीं रहे, तो आपका पैसा तो वेस्ट हो जा रहा। आपका पैसा जो भी एलोकेट करे अगर एग्रीकल्चर में, यूज़ भी नहीं होगा, क्योंकि उतने लोग टेकर्स ही नहीं है आपके पास, लोन लेने वाले फार्मर्स ही नहीं है, क्योंकि आप राइस व्हीट पे लगाए और वो ग्रो तो कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। द स्कोप ऑफ वैल्यू एडिशन इन हार्टिकल्चर क्रॉप्स हैज इंप्रूव्ड एंड फार्मर्स आर अर्निंग प्रॉफिट। और हार्टिकल्चर के ऊपर सर्वे में ये बताया गया है कि फार्मर के हाउस होल्ड बहुत अच्छा फायदा कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर के सेक्टर के ऊपर, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स वो उगा के, क्योंकि लाइफस्टाइल भी चेंज हो रही, लोग नहीं खा रहे हैं ओके जंक फूड्स और फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ओके, तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में पैसे भी ज़्यादा बन रहे हैं फार्मर के लिए, इसलिए फार्मर्स वही ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। सो बेटर है आप जो भी एग्रीकल्चर में जो भी क्रेडिट जो 15 लाख करोड़ रुपये अनाउंस करें, तो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज अगर आपको करना है, ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी लेवल पर लेके जाना है, तो आप ये बात याद रखिए कि हॉर्टिकल्चर एफपीओ और ये सबको भी देना बहुत ज़रूरी है। और एक है स्टोरेज, तो बहुत ज़रूरी है। जब हॉर्टिकल्चर है तो स्टोरेज भी है, फ्लावर्स ख़राब हो जाएंगे 4-5 दिन में, और ये जो भी है फ्रूट्स भी ख़राब हो जाएंगे अगर वो फ्रिज में नहीं रखे तो। ओके, सो जो भी
जो भी एंटरप्रेन्योर्स है, जो भी स्टोरेज फैसिलिटीज फार्मर्स के लिए क्रिएट कर रहे हैं, ओके, लॉजिस्टिक सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्स ए सर्टेन डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड इंटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, लॉजिस्टिक मैनेज करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, वो गोडाउन बनाना, कोल्ड स्टोरेज बनाना, पैसा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और इनिशियली जब मैं अगर समझो शुजात सर एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज बनाए, कोल्ड स्टोरेज बनाए, यहाँ पे बड़े बड़े फ्रिजेस है, कोल्ड स्टोरेज का मतलब है बड़े बड़े फ्रिजेस है, ओके, बहुत बड़े बड़े फ्रिजेस है। यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक मैं 10 टन टोमेटोज रख सकता हूँ, 10 टन टोमेटो रख सकता हूँ इस तरीके के। मगर ये बनाने के लिए मुझे इनिशियली कॉस्ट बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट रहेगा, ओके, बट आगे जाके मुझे प्रॉफिट्स होगा। बट पहले ही इतना खर्चा तो आगे 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 कोई आएगा नहीं। सो गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, ओके, जो भी एग्रीकल्चर के जो 15 लाख करोड़ दिए हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज जो भी क्रिएट कर रहे हैं, उनको फिजिकल इंसेंटिव्स देना चाहिए, सब्सिडीज देना चाहिए, क्योंकि जो भी लो रिटर्न्स आ रहे हैं पहले के ईयर्स में वो सेट ऑफ हो जाए और वो खुश होके इस तरीके से एक्सपेंशन करें स्टोरेज फैसिलिटीज़ का। तो अभी एग्रीकल्चर क्रेडिट क्रॉप पे ही मत लगाओ, एफपीओ पे भी लगाओ, सबवेंशन स्कीम प्रॉपर्ली यूज करो और स्टोरेज पे भी लगाओ, ठीक है। अब वैल्यू चेन फाइनेंसिंग, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है हॉर्टिकल्चर और वेरी इंपॉर्टेंट डेयरी एंड पोल्ट्री है, डेयरी एंड पोल्ट्री है। तो एग्रीकल्चर का जो भी क्रेडिट है फूड ग्रेन्स के अलावा आप इन दोनों को भी ध्यान देना ज़रूरी है। हॉर्टिकल्चर को भी ध्यान देना है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और डेयरी एंड पोल्ट्री, इनको भी आप स्कीम्स नए नए निकालो और इनको भी हेल्प करना शुरू करो, क्योंकि रूरल इकोनॉमी में सिर्फ 37% ही आ रहा है फूड ग्रेन से। 63% ऑफ फार्मर्स इनकम इज कमिंग फ्रॉम नॉन फार्म एक्टिविटीज़, ओके, नॉन फूड ग्रेन एक्टिविटीज़ यहाँ से आ रहा है, ठीक है, राइट। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ओके, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, माय डियर स्टूडेंट, ये नाबार्ड के अंडर काम करता है, RIDF। एक्चुअली दिस हैज बीन स्टार्टेड इन द ईयर 1995 आई गेस, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट इन द कमेंट सेक्शन। 1995 में ये आया था। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर? वहाँ पे मंडीज बनाना है, वहाँ पे रैतू बाजार बनाना है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पक्का रोड्स डालना है, वहाँ पे कनेक्टिविटी देना है, एक्स रोड्स बनाना है, लाइक दैट, दिस इज कॉल्ड एज ओके इंफ्रास्ट्रक्चर। याद रखिए आप, लॉजिस्टिक बनाना है, ओके, इरिगेशन फैसिलिटीज बनाना है, दिस इज कॉल्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो नाबार्ड के अंदर एक फंड होता है जिसका नाम है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। रूरल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पैसा यहां से लिया जाता है, ओके। सो लार्जर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट should be done by the government through continued enhancement outlays। हमेशा बढ़ बढ़ के देते जाना चाहिए। अगर इस तरीके से होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगेगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, इट विल कैटलाइज ग्रोथ इन द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में ग्रोथ भी कैटलाइज होगी और जनरेट एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली अगर रूरल एरियाज में अपने गाँव में अगर एक डैम बन रहे हैं, अगर रैतू बाजार बन रहे हैं या कोल्ड स्टोरेज बन रहे हैं, गोडाउन्स बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ के लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ना। ये पूरा तो अनस्किल सेक्टर है, राइट, इसके लिए कुछ स्किल्स तो चाहिए नहीं। जो भी लेबर वर्क होता वो तो इजीली हो जाता, तो रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो जाएगा, ओके। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी आप कर सकते हैं, ओके, माइक्रो छोटे छोटे प्लान्स डाल के, विच कैन इनहेंस इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रूरल एरियाज एंड बूस्ट द क्रेडिट ऑब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। जितना क्रेडिट एग्रीकल्चर में है वो ऑब्जॉर्व करना है, ओके, ऑब्जॉर्व करने की कैपेसिटी भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में और ज़्यादा बढ़ेगी। और जितना पैसा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ऑब्जर्व होगा, जितना लोन एग्रीकल्चर सेक्टर वाले लेंगे, उतना ही अच्छे से प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, राइट, फाइन। सो ये पूरे थे, दिस ऑल वर देयर एज अ पार्ट ऑफ व्हाट, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट पॉलिसी। तो पहले रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में बदलाव लेके आओ, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करो, एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट होगा और क्रेडिट ऑब्जर्व ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा क्रेडिट ऑब्जर्व होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, उतना ज़्यादा चीज़ें बनेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। ये एक पॉइंट होगा। यहाँ पे एक चेन लाना है, वैल्यू चेन फाइनेंसिंग, सिर्फ क्रॉपिंग सेक्टर को, फूड ग्रेन सेक्टर को मत दो लोन्स दे। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों रिलेटेड है, एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग दोनों रिलेटेड है, तो फूड प्रोसेसिंग को भी दो, हॉर्टिकल्चर को भी दो, डेयरी को भी दो, पोल्ट्री को भी दो। सो एग्रीकल्चर क्रेडिट अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करो, ओके, बेस्ड ऑन द नीड्स। जो फार्मर ग्रो कर रहे हैं वो, और जो भी स्टोरेज क्रिएट कर रहा उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा एट द इनिशियल स्टेजेस। इतना बनने के लिए तो बहुत पैसा लगेगा, तो इसको फिजिकल इंसेंटिव्स दो, सब्सिडीज दो, उस वजह से क्या हो गया, उसका थोड़ा बहुत बर्डन कम हो जाएगा, राइट। हॉर्टिकल्चर को ज़्यादा प्रमोट करिए, बिकॉज यहाँ से पैसा ज़्यादा आ रहा है, फार्मर को इम्प्रूव्ड प्रॉफिट्स आ रहे हैं, पहले से थोड़े बहुत बढ़ के ही प्रॉफिट्स आ रहे हैं फार्मर को, तो हॉर्टिकल्चर पर ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को भी जो कि इंटर सबवेंशन स्कीम के में नहीं आते हैं, उनको उसमें लाना है,
ओके, सो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के बारे में मैं तो बोल दिया। सो बेसिकली इससे ये आर्टिकल से अपने को ये मालूम होता है कि जो भी एग्रीकल्चर का क्रेडिट गवर्नमेंट दे रही है वो क्रेडिट को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो, और जो भी इमर्जिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फार्मर्स है उसको केटर करने की कोशिश करो, जिससे उनको इनकम ज़्यादा आ रहा है वो सेक्टर्स को प्रमोट करने की कोशिश करो, वहाँ पे ज़्यादा स्कीम्स निकालने की कोशिश करो, सो दैट रूरल इकोनॉमी एक ज़माने में थी, रूरल इंडिया मीन्स एग्रीकल्चर, रूरल इंडिया मीन्स एग्रीकल्चर था, अभी ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो जहाँ पे ज़्यादा वो लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जहाँ पे वो लोग सिक्योर फील करते हैं, वहाँ पे अगर गवर्नमेंट हेल्प करी तो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा बूस्ट होगा और कैटालिटिक वे में इट विल शो अस ग्रोथ। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, डू शेयर फॉर टू एवरीवन। ओके, ये भूलिए मत।